तारीख के पन्नों में कुछ शहर ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बने होते, बल्कि सदियों की शान, ताकत, मजहब, तिजारत और सल्तनत की यादों से तामीर होते हैं। 15वीं सदी में ऐसा ही एक शहर था, कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल। ये शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं था, बल्कि मशरिक और मगरिब के दरमियान खड़ा एक ऐसा दरवाजा था जिस पर सदियों से बादशाहों की नजर थी। इसकी बुलंद दीवारें, इसके समुंदर, इसके गिरजाघर, इसकी दौलत, इसकी सियासी अहमियत, सब मिलकर इसे दुनिया के सबसे अहम शहरों में शामिल करते थे। बहुतों ने इसे जीतने का ख्वाब देखा, लेकिन ये ख्वाब अक्सर दीवारों से टकराकर टूट जाता था। कुस्तुनतुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मशहूर थियोडोशियन दीवारें। एक तरफ गहरी खाई, फिर बाहरी दीवार, फिर उससे कहीं ऊंची और मजबूत अंदरूनी दीवार। 3 परतों वाली ये हिफाजती दीवार सदियों से हमलावरों को रोकती चली आ रही थी। शहर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था और चौथी तरफ ये दीवारें थीं। इसके अंदर हेगिया सोफिया जैसी शानदार इमारत थी, रोमन शहंशाहों की विरासत थी और एक ऐसी रूहानी और सियासी शान थी जो ईसाई दुनिया के लिए बेमिसाल मानी जाती थी। इसलिए जो इसे जीत लेता वो सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक दौर की निशानी अपने हाथ में ले लेता। इस शहर को फतह करने की तड़प उस्मानी सल्तनत के दिल में बहुत पहले से मौजूद थी। सुल्तान मुराद सानी ने भी इस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की थी। उस वक्त वो खुद भी एक नौजवान शासक थे और उनमें जोश की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई की। उनके पास उस जमाने का नया हथियार भी था, तोप। ये वो दौर था जब बारूद और तोप खाने की दुनिया अभी नई थी और दीवारें तोड़ने के लिए ऐसी ताकत को एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था। मुराद सानी की फौज ने शहर की मजबूत दीवारों पर गोले बरसाए। एक एक बुर्ज और एक एक हिस्से को हिला देने की कोशिश की गई। लेकिन शहर सिर्फ बाहर से मजबूत नहीं था, उसकी किस्मत उस समय भी उसके साथ खड़ी थी। कहानी ने अचानक मोड़ लिया। जब घेराबंदी जारी थी, उसी दौरान सल्तनत के अंदर बगावत ने सिर उठाया। सुल्तान के अपने भाई मुस्तफ़ा ने हालात को बिगाड़ दिया। दुश्मन बाहर था, मगर असल चोट पीछे से लगी। मुराद सानी को मजबूरन घेराबंदी छोड़नी पड़ी। जो जंग ताकत से जीती जा सकती थी, वो सियासी बेइंतजामी और अंदरूनी फितने की वजह से हाथ से निकल गई। ये नाकामी सिर्फ एक जंग की नाकामी नहीं थी, ये उस्मानी सल्तनत के लिए एक बड़ा सबक थी। मुराद सानी फिर कभी उसी तरह कुस्तुनतुनिया की तरफ नहीं बढ़ सके। शहर उनके लिए एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया। लेकिन तारीख की यही अधूरी कहानियां अगली नस्ल के लिए इरादा बन जाती हैं। मुराद सानी के बेटे मोहम्मद सानी, जिन्हें बाद में दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानने लगी, ने अपने वालिद की नाकामी को सिर्फ अफसोस की तरह नहीं देखा। उन्होंने उसे एक सबक, एक नक्शा और एक इरादा बनाया। जब वो तख्त पर बैठे तो बहुत से यूरोपीय हुक्मरान उन्हें कम उम्र समझकर हल्के में ले रहे थे। लेकिन इस नौजवान की आंखों में सिर्फ बादशाहत का गुरूर नहीं था, बल्कि एक साफ मंजिल थी। वो जानते थे कि कुस्तुनतुनिया की फतह सिर्फ तलवार से नहीं होगी। इसके लिए दिमाग, सब्र, सियासत, अमन और जदीद हथियार, सब कुछ एक साथ चाहिए होगा। मोहम्मद ने सबसे पहले वही गलती दोहराने से इनकार किया जिसने उनके पिता को पीछे हटने पर मजबूर किया था। उन्होंने अपनी सल्तनत के अंदर अमन कायम करने पर जोर दिया, ताकि पीठ पीछे कोई बगावत खड़ी न हो सके। उन्होंने बाहरी ताकतों के साथ अपने रिश्ते संभाले, मुआहिदे किए और अपनी ताकत को एक जगह समेटा। अब वो एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहे थे जो अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। ये सिर्फ जंग की तैयारी नहीं थी, ये सदियों से चले आ रहे एक ख्वाब को हकीकत में बदलने की तैयारी थी। सुल्तान के दिल में कुस्तुनतुनिया सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इज्जत, ताकत और तारीख का मरकज था। हेगिया सोफिया, रोमन विरासत और शहर की वो हैसियत जो मशरिक और मगरिब के दरमियान पुल बनाती थी, ये सब सुल्तान के लिए एक बड़े मकसद की निशानी थे। उन्हें मालूम था कि अगर ये शहर जीत लिया गया तो उस्मानी सल्तनत सिर्फ एक और रियासत नहीं रहेगी, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिनी जाएगी। लेकिन इस ख्वाब का सबसे बड़ा पहरा थी वे दीवारें जिनके सामने सदियों के लश्कर ठिठक गए थे। इसलिए मोहम्मद फातेह ने तय किया कि इस बार हमला तलवार और घुड़सवारों से नहीं, बल्कि ऐसी आग और लोहे से होगा जो पत्थर को भी बेबस कर दे। इंजीनियर ओरबिन एक माहिर तोपसाज था।
कहा जाता है कि उसने पहले बाइजेंटाइन बादशाह से भी अपनी काबिलियत पेश की, मगर खाली खजाने और कमजोर हालत की वजह से उसे वो सरपरस्ती नहीं मिल सकी जिसकी उसे जरूरत थी। जब वो सुल्तान मोहम्मद फातेह के दरबार में पहुंचा तो उसे सिर्फ सुनने वाला हाकिम नहीं मिला, बल्कि वो शासक मिला जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए तैयार था। सुल्तान ने उससे एक सीधा सवाल किया, क्या ऐसी तोप बनाई जा सकती है जो कुस्तुनतुनिया की दीवारों को रेत की दीवार साबित कर दे? ओरबन ने जवाब में सिर्फ यकीन नहीं दिया, बल्कि अपने हुनर का दावा भी किया। सुल्तान ने उसे वसीया संसाधन, माल और आदमियों की ताकत दी, और फिर एड्रियानोपल में एक ऐसा काम शुरू हुआ जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देने वाली थी। विशाल साँचे तैयार किए गए, कांसा पिघलाया गया, भट्टियां भड़कती रहीं। मजदूर, लोहार, ढालने वाले, फौजी अफसर सब मिलकर एक ऐसी तोप की तामीर में लग गए जो अपने वक्त के हिसाब से एक अजूबा थी। ये सुपर गन इतनी लंबी और भारी थी कि उसे खींचना ही एक जंग जैसा काम था। जब इसका पहला इम्तिहान लिया गया तो उसका धमाका दूर दूर तक सुनाई दिया। भारी पत्थर का गोला जाकर ऐसी ताकत से गिरा कि जमीन दहल गई। ये सिर्फ एक तोप नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब जंग का मिजाज बदलने वाला है। सुल्तान ने ये खबर दुश्मन तक पहुंचने दी ताकि कुस्तुनतुनिया की दीवारों के अंदर बैठे लोग आने वाले तूफान का अंदाजा पहले ही लगा लें। फिर वो वक्त आया जिसका इंतजार था। 23 मार्च 1453 को सुल्तान अपनी विशाल फौज के साथ रवाना हुए। लश्कर बड़ा था, तोपखाना भारी था और इरादा साफ था। रास्ते भर ये सिर्फ फौजी कूच नहीं था, ये एक साम्राज्य की चाल थी जो अपनी सबसे बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। 6 अप्रैल को उस्मानी फौज कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने आ खड़ी हुई। शहर के बाहर सफेद और रंग बिरंगे खेमों का समंदर फैल गया। सुल्तान का शाही खेमा ऊंची जगह लगाया गया, जहां से वो शहर, दीवारें, फौज और आने वाली जंग का हर पहलू देख सकते थे। दूसरी तरफ बाइजेंटाइन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 के पास संख्या में बहुत कम फौज थी, मगर उसके पास शहर की दीवारें थी, पुराना तजुर्बा था और वो जज्बा था जो आखिरी लड़ाई लड़ने वालों में होता है। उसे मालूम था कि शहर की दीवारें उसकी सबसे बड़ी ढाल है। इसके अलावा समुंदर की तरफ से बचाव के लिए गोल्डन हॉर्न पर एक विशाल लोहे की जंजीर डाल दी गई थी। ये जंजीर उस रास्ते को बंद कर रही थी जहां से उस्मानी जहाज शहर के अंदरूनी हिस्से के करीब पहुंच सकते थे। 12 अप्रैल से तोपों ने आग उगलना शुरू किया। विशाल पत्थर के गोले दीवारों से टकराते, धूल के बादल उठते, पत्थर कांपते, बुर्ज हिलते और शहर के अंदर खौफ की लहर दौड़ जाती। लेकिन ये जंग आसान नहीं थी। सुपरगन जितनी ताकतवर थी, उतनी ही नाजुक भी साबित हो रही थी। उसे बार बार ठंडा करना पड़ता। गोलाबारी रुकती और रात के अंधेरे में शहर के मुहाफिज टूटे हिस्सों की मरम्मत कर देते। दिन में दीवारें कांपती, रात में फिर खड़ी हो जाती। ऐसा लगता था जैसे पत्थर भी इस शहर के साथ लड़ रहे हों। समुंदर का मोर्चा भी कम अहम नहीं था। यूरोपीय मदद शहर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कुछ बड़े जहाज रसद और मदद लेकर आए। उस्मानी बेड़े ने उन्हें रोकना चाहा, मगर समुद्री जंग वैसी आसान साबित न हुई जैसी उम्मीद थी। दुश्मन के भारी जहाज और हवा की मदद उन्हें आगे बढ़ाती रही। सुल्तान खुद किनारे तक आए, गुस्से और बेचैनी के आलम में जंग देखते रहे। जब मदद के जहाज जंजीर के भीतर गोल्डन हॉर्न में दाखिल होने में कामयाब हो गए तो ये उस्मानी खेमे के लिए एक बड़ा झटका था। यही सुल्तान की असल क़ियादत सामने आती है। बहुत से हाकिम ऐसी नाकामी के बाद इंतजार करते, मगर मोहम्मद फातेह ने हालात को बदल देने वाला फैसला किया। उन्होंने समझ लिया कि अगर जहाज जंजीर तोड़कर अंदर नहीं जा सकते तो उन्हें वहां पहुंचाया किसी और रास्ते से जाएगा। और फिर जन्म हुआ उस मशहूर चाल का जो आज भी जंगी इतिहास की सबसे हैरत अंगेज तरकीबों में गिनी जाती है। रातों रात लकड़ी के तख्तों से रास्ता बनाया गया, उस पर चर्बी लगाई गई ताकि भारी जहाज फिसल सके। पहाड़ियों, कीचड़, मेहनत, रस्सों, बैलों और सैकड़ों सिपाहियों की मदद से उस्मानी जहाज़ों को ज़मीन पर घसीटकर ऊपर ले जाया गया। ये काम सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि सब्र, इंतज़ाम और यकीन का था।
अंधेरी रात में मशालों की रोशनी के बीच जहाज आगे बढ़ते रहे। सुबह जब कुस्तुनतुनिया के मुहाफिजों ने देखा कि उस्मानी बेड़ा गोल्डन हॉर्न के अंदर मौजूद है, तो उनके लिए ये ऐसा मंजर था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये कदम सिर्फ फौजी चाल नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला भी था। अब शहर का वो हिस्सा भी खतरे में आ गया था जिसे पहले अपेक्षाकृत सुरक्षित समझा जाता था। 28 मई 1453 की रात एक अजीब बेचैनी लेकर आई। उस्मानी खेमे में रोशनियां थीं, मशाले थीं, ढोल थे, नारे थे, दुआएं थीं। ये सिर्फ जंग से पहले की तैयारी नहीं थी, ये उस आखिरी सांस जैसा पल था जब पूरी फौज अपनी ताकत, अपने यकीन और अपने मकसद को एक जगह जमा कर रही हो। शहर के अंदर भी खामोशी नहीं थी। चर्चों में लोग जमा थे, दुआएं की जा रही थीं, डर और उम्मीद साथ साथ चल रहे थे। हर कोई जानता था कि अगली सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं होगी, वो सदियों का फैसला लेकर आएगी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने हमले को चरणों में बांटा। पहले ऐसे दस्ते आगे बढ़े जिनका काम दुश्मन को थकाना था। फिर दूसरे हमले आए। मकसद सिर्फ दीवारों से टकराना नहीं था, बल्कि शहर के मुहाफिजों की ताकत, सब्र और नफ्सियात को धीरे धीरे तोड़ देना था। तोपें लगातार दीवारों को कमजोर कर चुकी थीं। कहीं पत्थर ढीले पड़ चुके थे, कहीं मरम्मत जल्दबाजी में हुई थी, कहीं थकान पहरेदारों की आंखों में साफ दिखाई देती थी। रात गहराती गई और हमला तेज होता गया। फिर वो लम्हा आया जब उस्मानी फौज की सबसे बेहतरीन टुकड़ी जैनिसरीज आगे बढ़ी। ये सुल्तान की नुसरती ताकत थी, अनुशासित, खामोश, प्रशिक्षित और बेहद असरदार। जैनिसरीज का हमला जज्बे और इंतजाम का संगम था। दूसरी तरफ शहर के रक्षक पूरी शिद्दत से लड़ रहे थे। कॉन्स्टेंटाइन 11 खुद मैदान में मौजूद थे। वो जानते थे कि अगर ये रात हार में बदली तो उसके बाद उनके लिए न तख्त बचेगा, न ताज, न शहर। इसी अफरा तफरी, धुएं, शोर, चीखों और गोलाबारी के बीच एक छोटा सा दरवाजा, एक खुफिया रास्ता इतिहास का रुख मोड़ने वाला साबित हुआ। शहर की दीवार के एक हिस्से में एक छोटा प्रवेश द्वार खुला रह गया। उस्मानी सिपाहियों के एक दस्ते ने उसे देखा, मौका पकड़ा और अंदर दाखिल हो गया। ये कोई बड़ी फतह अपने आप में नहीं थी, मगर जंगों में कभी-कभी एक छोटा सा खुला रास्ता ही पूरी सल्तनतों का फैसला लिख देता है। कुछ ही देर में दीवारों के ऊपर उस्मानी मौजूदगी महसूस होने लगी। फिर वो पल आया जब परचम लहराया। शहर की हिफाजत कर रहे सैनिकों पर इसका गहरा असर पड़ा। उनका अहम कमांडर जख्मी हो चुका था। पंक्तियां डगमगाने लगीं, हौसले टूटने लगे। कॉन्स्टेंटाइन 11 ने पीछे हटने के बजाय आखिरी दम तक लड़ने का रास्ता चुना। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शाही पहचान तक उतार दी ताकि वो एक आम सैनिक की तरह लड़ते हुए मरे। और यही हुआ। वो जंग के मैदान में मारे गए। उनके साथ सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं हुई, उनके साथ सदियों पुरानी बाइजेंटाइन सल्तनत का आखिरी पन्ना भी बंद हो गया। सुबह की रोशनी के साथ कुस्तुनतुनिया की किस्मत बदल चुकी थी। वो शहर जिसे सदियों तक अजय समझा गया, अब उस्मानी सल्तनत के हाथ में था। सुल्तान मोहम्मद फातेह शहर में दाखिल हुए। फतह के ऐसे लम्हों में अक्सर घमंड और तबाही का रंग गहरा होता है, लेकिन इस नौजवान फातेह ने अपने इस प्रवेश को एक और मायने दिए। वो सीधे हेगिया सोफिया की तरफ बढ़े, उस इमारत की तरफ जो रोमन और ईसाई दुनिया की शान का सबसे बड़ा निशान थी। हेगिया सोफिया के अंदर लोग पनाह लिए हुए थे। डर, दुआ और अंजाम का इंतजार सब एक ही जगह जमा था। सुल्तान वहां पहुंचे और उन्होंने उस इमारत की अहमियत को समझते हुए उसे बेमकसद तबाही से बचाया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उस शहर की रूह का हिस्सा थी। उन्होंने इसे मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर साथ ही शहर की आबादी, उसके निज़ाम और उसके मुस्तकबिल के बारे में भी फैसला लिया। असल क़यादत सिर्फ जंग जीतने में नहीं, बल्कि जीत के बाद व्यवस्था कायम करने में दिखाई देती है। सुल्तान ने यही किया। उन्होंने शहर को सिर्फ लूटा हुआ मैदान बनने से रोका। उन्होंने ऐलान किया कि शहर को दोबारा बसाया जाएगा। उन्होंने लोगों को वापसी का मौका दिया। उन्होंने ईसाइयों को मजहबी आज़ादी दी। उन्होंने रूहानी इदारों को पूरी तरह मिटाने के बजाय उन्हें नए निज़ाम के अंदर जगह दी।
यही वजह थी कि कुस्तुनतुनिया, जो अब इस्तांबुल बनने जा रहा था, जल्द ही फिर से आबाद हुआ। सुल्तान ने इस शहर को नई राजधानी बनाया। दुनिया भर के हुनरमंदों, ताजिरों, कारीगरों और आबादकारों को यहाँ आने की दावत दी गई। एक उजड़े हुए शहर को फिर से जिंदा करने की ये नीति अपने आप में उतनी ही अहम थी जितनी फतह की जंग। दीवारें अब भी थीं, मगर उनके पीछे की सत्ता बदल चुकी थी। घंटियों और अजान, गिरजाघरों और बाजारों, महलों और बंदरगाहों के दरमियान एक नया शहर आकार लेने लगा। कुस्तुनतुनिया की फतह को सिर्फ एक सैन्य जीत कह देना, इसके मायने कम कर देना होगा। ये एक ऐसे दौर का अंत था जो 1000 साल से ज्यादा समय से चल रहा था, और एक ऐसे नए दौर की शुरुआत थी जिसमें उस्मानी सल्तनत दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल हो गई। एक नौजवान सुल्तान जिसने अपने पिता की नाकामी से सीखा, जिसने जंग को नई तकनीक दी, जिसने दीवारों के सामने सब्र नहीं खोया, जिसने समुंदर की बंदिश को पहाड़ों के रास्ते मात दी, और जिसने आखिरकार शहर को जीतकर उसे नई जिंदगी भी दी, वही मोहम्मद अब फातिह बन चुका था। पूरक भाग 4। अगर हम कुस्तुनतुनिया की फतह को सही मायनों में समझना चाहते हैं तो सिर्फ जंग के मैदान को नहीं, बल्कि उस दुनिया को भी देखना होगा जिसमें ये जंग लड़ी जा रही थी। ये शहर एशिया और यूरोप के दरमियान बैठा हुआ एक ऐसा मुकाम था जहाँ से गुजरकर तिजारत, इल्म, सियासत और साम्राज्यों की किस्मतें तय होती थी। इसके बंदरगाहों पर दूर दराज इलाकों से आने वाले जहाज लगते थे। इसके बाजारों में पूरब और पश्चिम की चीजें मिलती थीं। इसकी इमारतों में रोमन वैभव की झलक थी, और इसकी दीवारों में वो घमंड जो सदियों की बादशाहत से पैदा होता है। लेकिन बाहर से जितना ये शहर शानदार दिखाई देता था, अंदर से उतना ही थका हुआ भी था। पुराने वैभव की छाया अब भी थी, मगर ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। यही वो दरार थी जिसे एक तेज नजर रखने वाला फातेह पहचान सकता था। उस्मानी सल्तनत के लिए ये शहर सिर्फ जज्बाती मंजिल नहीं था, ये एक रणनीतिक कुंजी भी था जो ताकत कुस्तुनतुनिया को अपने हाथ में ले लेती। वो काले सागर और भूमध्य सागर के बीच बहने वाली कई अहम राहों पर असर डाल सकती थी। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातिह की नज़र में ये फतह एक शहर की नहीं, बल्कि एक पूरी ज्योग्राफी की फतह थी। यही वजह थी कि उन्होंने इस जंग को सिर्फ शौक या परंपरा के नाम पर नहीं लड़ा, बल्कि उसकी तैयारी वैसी की जैसे कोई दूरअंदेश शासक अपने दौर का सबसे बड़ा फैसला लेने से पहले करता है। उन्होंने अपनी सल्तनत को भीतर से मजबूत किया। उन्हें मालूम था कि बाहरी दीवारें उसी वक्त जीती जाती हैं जब अंदर की दीवारें गिरने न दी जाए। अपने वालिद के दौर की बगावत उनके लिए एक गहरा सबक थी। उन्होंने उस गलती को दोहराने के बजाय अपने राज्य के अंदर अमन, इत्तेहाद और केंद्रीकृत क़ियादत पर जोर दिया। उन्होंने उन ताकतों पर नजर रखी जो पीछे से वार कर सकती थी। उन्होंने अपनी तैयारी को इस तरह अंजाम दिया कि जब सेना निकले तो उसके पीछे असुरक्षा नहीं, बल्कि भरोसा खड़ा हो। कुस्तुनतुनिया पर हमला तलवार की नोक से कम और इरादे की गर्मी से ज्यादा जीता गया। ये फतह सिर्फ मैदान में नहीं हुई, ये महीनों पहले शुरू हो चुकी थी, जब हथियार ढाले जा रहे थे, जब रास्ते नापे जा रहे थे, जब रसद जमा की जा रही थी, जब सिपाहियों में मकसद भरा जा रहा था, और जब सुल्तान अपने सामने मौजूद हर मुश्किल को एक एक करके समझ रहे थे। उन्होंने ये भी समझा कि दुश्मन की दीवारें जितनी मजबूत हैं, उसका मनोबल उतना मजबूत नहीं रहा। इसलिए हर तोप का गोला सिर्फ पत्थर पर नहीं, बल्कि शहर की नफ्सियात पर भी गिर रहा था। इस जंग का एक अहम पहलू उसका मनोवैज्ञानिक असर था। जब सुपर गन का धमाका दूर तक सुनाई दिया होगा, तो उसका असर सिर्फ उस जगह पर नहीं पड़ा होगा जहां गोला गिरा। वो आवाज शहर के अंदर बैठे बच्चों, औरतों, फौजी अफसरों, पादरियों और बादशाह तक पहुंची होगी। उसने ये एहसास पैदा किया होगा कि अब सामने वाला दुश्मन पहले वालों जैसा नहीं है। वो नई तकनीक, नए इरादे और नई क़ियादत के साथ आया है। इसी तरह जब जहाज पहाड़ियों के ऊपर से गुजरते हुए गोल्डन हॉर्न में उतरे, तो वो सिर्फ एक फौजी तरकीब नहीं थी, वो ये पैगाम था कि ये फौज वहां भी पहुंच सकती है जहां पहुंचने की कल्पना दुश्मन ने कभी न की हो। बाइजेंटाइन शहर के अंदर भी उस वक्त एक दोहरी हालत रही होगी। एक तरफ दीवारों पर भरोसा, दूसरी तरफ कम होती ताकत। एक तरफ सदियों की विरासत, दूसरी तरफ सीमित रसद और कम सिपाही।
कॉन्स्टेंटाइन 11 जैसी शख्सियतों में साहस की कमी नहीं थी, मगर इतिहास केवल साहस से नहीं रुकता। कभी कभी इतिहास का पहिया तब भी घूम जाता है जब उसके सामने खड़ा इंसान पूरी बहादुरी से लड़ रहा हो। यही इस जंग की सबसे गहरी त्रासदी भी है। शहर ने लड़ाई छोड़ी नहीं, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, लेकिन सामने खड़ा इरादा उससे बड़ा साबित हुआ। सुल्तान मोहम्मद फातेह की कामयाबी में उनकी उम्र से कहीं बड़ी परिपक्वता दिखाई देती है। वो सिर्फ जोशीले नौजवान नहीं थे, वो अपने दौर की जंग, सियासत, रसद, तकनीक और प्रतीकात्मक ताकत सबको समझने वाले शासक थे। वो जानते थे कि जब कोई शहर सदियों तक अजेय रहा हो तो उसे जीतने के लिए सिर्फ एक हमला काफी नहीं होता। उसके लिए लगातार दबाव, नए रास्ते, नए औजार और सबसे बढ़कर अडिग यकीन चाहिए होता है। इसीलिए कुस्तुनतुनिया की घेराबंदी को हम सिर्फ चंद दिनों की लड़ाई कहकर नहीं समझ सकते। ये एक बड़े इरादे का नतीजा थी। ये उस ताबीर का मुकाम था जो बहुत पहले एक ख्वाब की शक्ल में शुरू हुई होगी। और जब आखिरकार फतह का दिन आया तो वो अचानक नहीं आया। वो कई महीनों की तैयारी, कई पीढ़ियों की तमन्ना और एक नौजवान सुल्तान की अटल दूरअंदेशी का हासिल था। पूरक भाग 5। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद जो सबसे अहम सवाल खड़ा होता है वो ये नहीं कि शहर कैसे जीता गया, बल्कि ये कि शहर के साथ किया क्या गया। बहुत सी जंगें शहर जीत लेती हैं, मगर शहरों की रूह हार जाती है। बहुत से फातेह दीवारें जीतते हैं, मगर आबादी को खो देते हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह की असल क़ियादत का इम्तिहान यहीं से शुरू होता है। उन्होंने समझ लिया था कि अगर इस फतह को सिर्फ लूट और तबाही की कहानी बनने दिया गया तो ये जीत अधूरी रह जाएगी। इसलिए जीत के बाद की उनकी नीति भी उतनी ही अहम थी जितनी घेराबंदी की उनकी योजना। जब वो शहर में दाखिल हुए तो सामने एक ऐसा मंजर था जिसमें दहशत, थकान और अनिश्चितता घुली हुई थी। लोग पनाहगाहों में थे, धार्मिक इमारतों में भीड़ थी। सदियों की राजधानी अब अपने अंजाम के सामने खड़ी थी। लेकिन इसी मोड़ पर सुल्तान ने जो रास्ता चुना, उसने उनके किरदार को सिर्फ फातेह नहीं बल्कि निर्माता के तौर पर भी सामने रखा। उन्होंने शहर को नई राजधानी बनाया, मगर उससे पहले उसे एक बार फिर जीने के काबिल बनाया। हेगिया सोफिया इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रतीक थी। ये इमारत पत्थर, गुंबद, मोज़ाइक और मेहराबों से कहीं बढ़कर थी। ये रोमन और बाइजेंटाइन गौरव की आवाज थी। जब सुल्तान वहां पहुंचे तो उनका ये कदम अपने आप में एक ऐतिहासिक बयान था। उन्होंने इस निशाने अजमत को मिटाने के बजाय अपने नए दौर का हिस्सा बनाया। इसमें फतह भी थी, प्रतीकात्मक सत्ता भी और व्यवस्था कायम करने की समझ भी। इसी एक फैसले में ये दिखाई देता है कि वो अतीत को पूरी तरह मिटाकर नहीं, बल्कि उसे नए निज़ाम के अंदर समेटकर आगे बढ़ना चाहते थे। इसके बाद सबसे बड़ी ज़रूरत थी आबादी, तिजारत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वापस लाना। एक राजधानी सिर्फ किलों और इमारतों से नहीं चलती। उसे बाजार चाहिए, कारीगर चाहिए, जहाज चाहिए, मस्जिदें चाहिए, गिरजे चाहिए, अदालतें चाहिए, कारवा चाहिए, पानी चाहिए और सबसे बढ़कर लोग चाहिए। सुल्तान ने यही समझा और दुनिया भर के हुनरमंदों, ताजिरों और बसने वालों को शहर में आने की दावत दी। इस तरह एक उजड़े हुए शहर को फिर से जिंदा करने की बुनियाद रखी गई। उन्होंने ईसाइयों को मजहबी आज़ादी दी। ये फैसला सिर्फ रहमदिली नहीं था, ये एक बड़ी सियासी समझदारी भी थी। विविध आबादी वाले शहर को स्थिर बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि उसके लोगों को नया निज़ाम दुश्मन नहीं, हाकिम नजर आए। यही वजह है कि कुछ ही अरसे में ये शहर फिर से आबाद होना शुरू हुआ। बंदरगाहों में रौनक लौटी, बाजारों में कारोबार शुरू हुआ, गलियों में आवाजाही बढ़ी और एक नई राजधानी का खाका बनने लगा। इस्तांबुल का जन्म दरअसल सिर्फ नाम बदलने से नहीं हुआ, ये एक दृष्टि से पैदा हुआ। उस दृष्टि में जंग की जीत भी शामिल थी और जंग के बाद की तामीर भी। उस दृष्टि में सल्तनत का विस्तार भी था और बहुधार्मिक शहरी जीवन को संभालने की क्षमता भी। यही वजह है कि फतह के बाद का इस्तांबुल जल्द ही दुनिया के सबसे अहम शहरों में फिर से शामिल हो गया। उसने अपनी पुरानी शान को नए रंग में फिर से हासिल किया। अगर हम इस पूरी कहानी को दूर से देखें तो साफ दिखाई देता है कि कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक सैन्य घटना नहीं थी। इसने सियासत बदली, व्यापार की राहों पर असर डाला
ताकत के संतुलन को बदला और उस्मानी सल्तनत को विश्व स्तर की शक्ति बनने की दिशा में एक निर्णायक धक्का दिया। एक युवा सुल्तान जिसने अपने पिता की नाकामी को सबक बनाया, जिसने इंजीनियरों और तोपखाने को जंग का केंद्र बनाया, जिसने समुंदर की रुकावट को पहाड़ों के रास्ते हराया और जिसने जीत के बाद शहर को बसाया, वो सिर्फ एक विजेता नहीं रहा, वो युग परिवर्तन का नाम बन गया। आज भी इस्तांबुल की फिजा में उस अतीत की गूंज महसूस की जा सकती है। शहर की दीवारों में घेराबंदी की थकान है, उसके पानी में बेड़ों की हलचल है, हेगिया सोफिया के साए में सदियों की दुआएं हैं और उसके आसमान में एक ऐसी फतह की याद है जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ बहादुरी से नहीं बनता, इतिहास दूरंदेशी, तैयारी, तकनीक, सब्र, संगठन और जीत के बाद इंसाफपूर्ण व्यवस्था से बनता है। और शायद इसी वजह से सुल्तान मोहम्मद फातेह का नाम सिर्फ एक बादशाह के तौर पर याद नहीं किया जाता, उन्हें उस शख्स के तौर पर याद किया जाता है जिसने एक असंभव समझे जाने वाले शहर को जीतकर उसे नई जिंदगी दी। कुस्तुनतुनिया गिरा, मगर उसी गिरावट से इस्तांबुल उठा। एक साम्राज्य समाप्त हुआ, मगर दूसरे ने अपने सबसे उज्जवल दौर की तरफ कदम बढ़ाया। और इस तरह तारीख के पन्नों पर एक ऐसी दास्तान लिखी गई जो आज भी उतनी ही रोमांचक, उतनी ही असरदार और उतनी ही जिंदा है जितनी उस सुबह थी जब फतह का परचम शहर की दीवारों पर लहराया था।